नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग रीट की बात कर रहे थे, सीईटी के अंदर जो टॉपिक है उनकी भी बात कर रहे थे। रीट और सीईटी में हमारे पास में एक टॉपिक आता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअल में हमने जब पढ़ा था कोशिका के बारे में बात करी थी तो जीव द्रव्य के बारे में बात हुई थी और वहां पर हमने बात करी थी कि जो कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। तो कोशिकांग के अंदर पहला कोशिकांग अपन ले रहे हैं और उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, खोज की जो बात की जाती है, कई किताबों के अंदर आपको एक नाम दे रखा होगा अल्टमान, है ना। और 9th की जो बुक है जब उसे उठाकर आप देखते हैं तो कोलिंकर दे रखा है, कोलिंकर। देखिए, कोलिंकर ने जो खोज करी है वो जीवों के अंदर, जीव कौन सा है, यानी कि जीव की अगर मैं बात करता हूं तो कीट के अंदर, कीटों के पंख में, कीटों के पंख के अंदर खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, पहली बार देखने वाला कौन है, कोलिंकर है। और अल्टमान की पद्धति के अनुसार अल्टमान ने क्या किया है, सबसे पहले इसकी माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाला है, यानी खोज करने वाला है। तो याद रखना, देखने वाले में अगर नाम आता तो अल्टमान लिखना है, और अगर कोलिंकर नाम है तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, कोलिंकर को देंगे। दूसरी बात हमारे पास में अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही आती है तो नामांकन किसने किया, नामांकन से प्रश्न पूछा जाता है, ये भी 9वीं कक्षा से ही पूछा है। तो नामांकन किसने दिया, सी बेंडा। याद रखना है, सी बेंडा भी लिखा होगा, सी बेंडा भी हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिंकर ने की है कीटों के पंख के अंदर। अगर प्रश्न पूछा था कीटों के पंख के अंदर किसने खोज की है तो कोलिंकर आएगा, और नामांकन किसने किया है, सी बेंडा ने किया है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, झिल्ली युक्त कोशिकांग। देखिए, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग का मतलब क्या हुआ, ऐसे कोशिकांग जिसके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जा रही है, यानी कि 2 झिल्लियां पाई जा रही है ना। और यह गुण जनरली किनमें होती है, पूरी कोशिका के अंदर होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका के भीतर कोशिका भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको, अन्य नाम क्या है इसका, कोशिका के भीतर कोशिका। इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे अपन, कोशिका के भीतर कोशिका। देखो, कोशिका के भीतर कोशिका कहने का कारण क्या है, एक तो इसमें पाई जाती है दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, और दूसरा इसके अंदर स्वयं का क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है। भले वो वृत्तुल होता है लेकिन पाया जाता है डीएनए। और डीएनए होने के कारण ये क्या करती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया से नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है, नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। यानी कि अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो खोज करने वाला कोलिंकर है, नाम देने वाला सी बेंडा है। अगर कभी पूछा जाए तो अल्टमान लिख सकते हैं, अगर उसमें 4 विकल्प में नहीं दे रखा है तो। और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यहां पर शब्द आया दोहरी झिल्ली, और हमने दोहरी झिल्ली के ऊपर गोला इसलिए किया है क्योंकि कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कौन कौन से, उनके नाम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास में आता है केंद्रक, केंद्रक के ऊपर क्या होता है, दोहरी झिल्ली पाई जा रही है। एक आता है हरित लवक, हरित लवक, और एक हमारे पास में कौन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त है ना। और कोशिकांग के अंदर दोहरी झिल्ली होने की बात क्या करते हैं, इसका एक नाम और दिया कि कोशिका के भीतर कोशिका। अगर पूछा जाए कि कोशिका के भीतर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, निम्न कारणों से कहा जाता है। पहला वो दे देगा आपको दोहरी झिल्ली युक्त है, दूसरा कारण वो दे देगा कि स्वयं का डीएनए पाया जाता है, और तीसरा वो दे देगा कि ये पुरानी कोशिका यानी पुराना माइटोकॉन्ड्रिया नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है, और चौथा विकल्प दे देगा उपरोक्त सभी। ऐसी परिस्थिति के अंदर उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि कोशिका के भीतर कोशिका क्यों कह रहे, इन तीनों कारणों की वजह से हम क्या कह रहे, कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे। एक बार खोज लिख लेंगे, नामांकन लिख लेंगे, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग लिख लेंगे, और कोशिका के भीतर कोशिका क्यों कह रहे इसके बारे में भी हम लिख लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, इसका अगला भाग देखते हैं क्या होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की है उसको थोड़ी सी देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे उसको। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने नाम सुना होगा, जब छोटी क्लास में होंगे तो आपने सुना होगा कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, है ना, पावर हाउस ऑफ सेल।
कोशिका का शक्तिग्रह। शक्तिग्रह क्यों कह रहा हूं मैं उसको, उसके दो कारण हो सकते हैं। शक्तिग्रह के क्या है, दो कारण। क्या हो सकता है, एक तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण ही होता है। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, यूं कह सकता हूं मैं, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण स्थल है। अगर कोई पूछे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्तिग्रह क्यों कहते हैं, तो पहला कारण हमारे पास में क्या होगा कि कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको कोशिका का शक्तिग्रह कह रहे हैं। दूसरा, एक अणु ग्लूकोज के दहन में एक अणु ग्लूकोज के दहन में जो 36 एटीपी मिलते हैं, जो 36 एटीपी प्राप्त होते हैं, उनमें से 34 एटीपी क्रेब चक्र से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त हो रहा है, क्रेब चक्र। अभी क्रेब चक्र क्या बला है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो टोटल मिलाकर अगर बात करें कि एक ग्लूकोज का अणु है, अगर ग्लूकोज के अणु की बात करें C6H12O6 है ना, तो इसका जो विघटन हुआ या ये टूटा, इसके टूटने से हमको मिला टोटल मिलाकर कितने, 36। आपने देखा होगा एटीपी का निर्माण हो रहा है, 36 एटीपी मिली। अब 36 एटीपी में से कितनी, 34 एटीपी जो है क्या, कहां से प्राप्त होगी अपने को, क्रेब चक्र से प्राप्त होगी। तो क्रेब चक्र में से प्राप्त हुई, यानी कि सर्वाधिक इसमें से हुई। और मुझे बताइए कि अगर सर्वाधिक इससे प्राप्त हुई, 34 इससे प्राप्त हुई, तो वो सर्वाधिक होने के कारण क्या हुआ, शक्तिग्रह हुआ, यानी कि उसके पास में सबसे ज्यादा बहुमत है। इसी के कारण क्या कहते हैं इसको, इसी कारण इसे शक्तिग्रह कहते हैं। दो कारण हुए हमारे पास में शक्तिग्रह कहने के। शक्तिग्रह कहने के कितने कारण हुए, दो कारण हुए। पहला कारण क्या हुआ हमारे पास में कि ये कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण सर्वाधिक यहीं पर होता है। दूसरा, 36 एटीपी जो बनती है उसमें से 34 एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पर ही होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में हम एक बार और देखेंगे कि किस प्रकार की संरचना होती है। ये तो हो गया कारण, हो गया क्यों कहते हैं उसको कोशिका का शक्तिग्रह। अब आप जब भी कोशिका उठाएंगे, ये मान लेते हैं कोशिका है, कोशिका के बीचों बीच में है केंद्रक, और केंद्रक के किनारों पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वहाँ पर सर्वाधिक होगी जहाँ पर इसकी आवश्यकता से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें स्पर्म की या शुक्राणुओं की, तो उसमें जो नेक बनी हुई है वहाँ पर इस प्रकार की एक वलय बनी होती है, और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होंगे, सर्वाधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होगी। जैसे कि कीट के पंख हैं, जैसे कि हमने बात करी कीट के जो पंख हैं वहाँ पर क्या थी, मात्रा सर्वाधिक थी। क्यों सर्वाधिक मात्रा थी, इसीलिए तो कोलिंकर ने खोज करी, क्योंकि वहाँ पर कीटों के पंख की क्या होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा पक्षियों की तुलना में जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से हमिंग करके उड़ते हैं, तो उनकी जो गति होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा गति है, इस कारण क्या होगा, गति ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पर ऊर्जा की खपत ज़्यादा हुई। ऊर्जा की खपत ज़्यादा होने के लिए क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी स्थिति पर संख्या ज़्यादा होगी। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका को निर्भर करती है कि कितनी होनी चाहिए, 1, 2, 3 या ज़्यादा। अब कुछ कोशिकाएं ऐसी है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको स्पर्म की बात करी, शुक्राणु की बात करी, क्योंकि उनके लिए क्या चाहिए, ग्रीवा के अंदर उसको गति करने के लिए सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसकी संरचना अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी, और यहां पर इस प्रकार का वलय होगा। ये वलय है, और ये जो पार्ट है वहां पर F1 पार्टिकल्स पाए जाएंगे। F1 पार्टिकल्स पाए जाएंगे। अगर F1 पार्टिकल्स को आप देखते हैं तो ऐसे होंगे, ये तो हो गया उसका हेड, ये होगी नेक, और ये उसका आधार है। सर्वाधिक जो मैं क्रेब चक्र की बात कर रहा हूं यहां पर चलेगा,
मैट्रिक्स के इस पार्ट में, है ना, और 34 एटीपी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। एटीपी की फुल फॉर्म आपको ध्यान ही होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये संरचना बनती है माइटोकॉन्ड्रिया की। आपने अगर त्रिविमीय संरचना देखी होगी तो कुछ इस तरह की देखी होगी, है ना, और आप लोग इसके बारे में अच्छे वाकिफ भी होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब जब क्रेब चक्र की अपन ने बात करी तो कुछ लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और जीवाणु दोनों समान हैं। दोनों क्या हैं? समान है। माइटोकॉन्ड्रिया और जीवाणु क्या है? समान है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा विवाद है। जब उत्पत्ति की बात आती है तो कुछ लोगों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति कोशिका में जीवाणु के प्रवेश के कारण हुई थी। क्या कहते हैं कुछ वैज्ञानिक? माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कोशिका में जीवाणु के प्रवेश के कारण हुई, है ना। जीवाणु ने उसके अंदर भीतर प्रवेश कर लिया, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होगी? उत्पत्ति हुई थी। अब एक चीज और आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और जीवाणु में क्या समानता है। तो जीवाणु जो है, अगर जीवाणु को अपन देखते हैं और एक तरफ लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीवाणु में आप देखेंगे तो 70S राइबोसोम पाया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होगा? 70S राइबोसोम पाया जाएगा। तो दोनों की ये समानता है। दोनों के अंदर क्या होगा? इसमें डीएनए पाया जाएगा, इसमें भी स्वयं का क्या होगा? डीएनए पाया जाएगा। भले वो वृत्तुल है लेकिन तो पाया तो जाएगा। ये क्या करेगा? जीवाणु भी प्रतिकृति बनाने का काम करता है, यानी कि स्वयं की प्रतिकृति करता है, और ये भी क्या करता है? स्वयं की प्रतिकृति करता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर कोशिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह रहे हैं अपन? कोशिका के भीतर कोशिका। और अगर तुलना की जाए कि जीवाणुओं और इनके मध्य में क्या समानता है, तो दोनों के अंदर क्या होगा? 70S राइबोसोम है, और दोनों के अंदर क्या होगा? डीएनए पाया जाएगा। दोनों क्या करेंगे? स्वयं प्रतिकृति करने का काम करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु जो थे जिन पर हमें चर्चा करनी थी, उसके अंदर हमने इसके बारे में बात रखी। जनरली इसमें जो डीएनए को खोजा था, है ना, नेस थे वो, उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की खोज करी थी। और ये पूरा टॉपिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो था आज हमने बात करी। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे केंद्रक की। केंद्रक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और जब तक आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, इसको शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। जय हिंद।